मेरा नाम सोनाक्षी सिंह तोमर है। मैं 2016 बैच की ऑफिसर हूँ। मैं हिमाचल काडम में पोस्टेड हूँ, हिमाचल प्रदेश में। और अभी मेरी पोजीशन जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और महिला विकास निगम की है। 7 इयर्स हो गए हैं मुझे सर्विस में, और आई थिंक वी आर दी ओल्ड लॉर्ड्स नाउ। हम बहुत ओल्ड लोग हैं अब आपके लिए इंटरेक्ट करने के लिए, बट स्टिल बिकॉज इट वॉज रिक्वेस्टेड लॉन्ग टाइम, सो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो मैं वैसे तो प्रेफर करूँगी कि जो लोग भी जुड़े हैं इस चैट में, अभी काफ़ी कम लोग जुड़े हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टाइम टू टाइम, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। बाकी जो रेगुलर क्वेश्चंस हैं जो हर किसी के मन में होते हैं वो यही होते हैं कि आपने कैसे शुरुआत करी और कितना टाइम चाहिए होता है तैयारी के लिए। तो मैं वहाँ से शुरू करती हूँ धीरे धीरे। तो कुछ क्वेश्चनेयर मुझे मिला है, उसमें मैं एक एक करके चलूँगी। हो सकता है कि आपके डाउट्स उसमें एड्रेस हो जाएंगे, और नहीं तो फिर जैसा भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे उसके हिसाब से मैं आपको बताती रहूँगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करते रहेंगे। तो जो क्वेश्चनेयर है उसके अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ अभी। हाँ जी। तो मैं अपना परिचय आपको दे चुकी हूँ। मेरा नाम सोनाक्षी है। मैं 2016 बैच की आईएएस अधिकारी हूँ। जनरली आप टीना को जानते होंगे, टीना डाबी, शी इज़ माई बैचमेट। तो हम जनरली उसी के बैच से अपने आप को कभी कभी रेफ़र करते हैं, क्योंकि सब उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। शी इज़ वेरी पॉपुलर। अपनी यूपीएससी जर्नी के मैं बारे में ये बताना चाहूँगी कि कॉलेज के टाइम पे हम जिस समय मैंने तैयारी शुरू करी थी 2011 में, तो उस समय ऑनलाइन के बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं थे। तो ऑनलाइन के सोर्सेस कम होने की वजह से हमें बस ये पता होता था कि राजेंद्र नगर और सीपी में दो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे टाइम पे तो हमने सीधे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, जो कि बाजीराम एंड रवि मेरे टाइम पे था। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी थी कॉलेज से जस्ट पास आउट होके। मैंने कॉलेज का टाइम ख़त्म करके जब मेरी डिग्री मुझे मिल गई थी, उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी बाजीराम एंड रवि की। तो वहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, क्योंकि ऑनलाइन उस समय कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। हमें सिर्फ पता होता था कि यूपीएससी ढोलपुर हाउस और या यूपीएससी की वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती थी आप उसी के बदौलत चलते थे, या न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें यूपीएससी से रिलेटेड आती थी उससे बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता था। तो ये होता था कि हम सीधे कोचिंग ज्वाइन कर लेते थे, तो कोचिंग में हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती थी। और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मैंने वहाँ पर सोशोलॉजी की सबसे पहले, जो मेरा फर्स्ट ऑप्शनल था, हमारे टाइम में दो ऑप्शनल्स होते थे, तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशोलॉजी ऑप्ट किया था। तो सोशोलॉजी मैंने पहले लिया था क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट फील्ड था, और उसी के तहत कोचिंग में हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली थी कि कैसे तैयारी होती है, क्या बुक्स हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि जिस तरह मेरा पैटर्न था, मैं घर पे बैठ के तैयारी नहीं कर सकती थी। तो आई प्रेफर्ड कि मैं दिल्ली राजेंद्र नगर में शिफ्ट हो जाऊं, ताकि वहाँ पर मुझे नई अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। क्योंकि होता यही है कि आप घर बैठे रहते हैं तो आपको नहीं पता चल पाता कि क्या इंटरेक्शन आपकी, मतलब आपके पियर्स क्या तैयारी कर रहे हैं, या मार्केट में क्या चल रहा है, या टॉपर्स के ऐसे कोई नोट्स जो मार्केट में आए हों, वो आपको ऐसी चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं नए अपडेट में। तो इसलिए क्या होता था कि हम कोचिंग में वहीं रहते थे जाके राजेंद्र नगर में, वहाँ धीरे धीरे चीज़ें जैसे पता चलती थी तो वैसे वैसे हम उसको करते थे। तो मेरी जर्नी ये रही है कि मतलब मैंने ये प्रेफर किया इन शॉर्ट कि मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करूं, क्योंकि ग्रेजुएशन के मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं आपके इंटरव्यू में। दे रियली चेक कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। उसी के तहत वो सवाल भी पूछते हैं इंटरव्यू में आपसे। तो जब आप डैफ अपना प्रिपेयर करते हो मेंस के बाद, तो मेंस के समय सॉरी, तो जब डैफ आप भरते हो तो उसमें जो भी आपके ये होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो आपकी मार्कशीट होती हैं, वो सब अटैच होती हैं आपके इंटरव्यू में। तो उससे कभी कभी सवाल आपके मार्क्स से भी हो जाते हैं कि आपके मार्क्स कम क्यों आए, या आपके मार्क्स ज़्यादा क्यों हैं, या फिर आपने ये सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट किया, आपका तो फील्ड ये था, और इस तरह से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो आपको इंटरव्यू में पूछ लेते हैं।
तो मैंने प्रेफ़र किया कि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ, उसके बाद मैंने कोचिंग जॉइन करी थी। और आजकल मैं कहूँगी कि कोचिंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप बहुत टेक अवर्स हैं, आप टेक सावी हैं, तो आप यूट्यूब में भी तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे अब हमारे पास आ गए हैं, अन अकेडमी और मृणाल। मेरे को याद है कि मैंने मृणाल मृणाल से पढ़ाई करी थी, बहुत सारी पढ़ाई मैंने मृणाल से करी थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स आपको तभी समझ आते हैं जब आप हिंदी में उनको पढ़ते हो। तो मैं ये बात समझ सकती हूँ, ज्योग्राफी के ऐसे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज की टाइम में मुझे लगता है कि कोचिंग इज़ नॉट रियली नेसेसरी, जैसे काफ़ी लोग अभी मुझसे पूछ भी रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो क्या कहते हैं, आप अगर कोचिंग नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेक savvy होना बहुत ज़रूरी है। आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि आपको यूट्यूब में सोर्सेस क्या क्या हैं, या आप और कहाँ से उनको पढ़ाई कर सकते हो। जनरली हमारे टाइम पे हम यूपीएससी की वेबसाइट से और सारे ही स्कीम्स की जो वेबसाइट्स होती थी, बेसिकली जो भी मिनिस्ट्री मंत्रालय कोई स्कीम निकालता था, नहीं तो हम उस मंत्रालय के वेबसाइट को चेक करते थे। नहीं तो अदरवाइज जिसको ये शौक नहीं होता था ऑनलाइन देखने का, तो वो योजना करके एक मैगजीन होती थी हमारे टाइम में, हम उसको पढ़ते थे। तो आई वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ चेकिंग थिंग्स ऑनलाइन, तो मैं योजना मैगजीन प्रेफर करती थी और मैं उसमें स्कीम्स के बारे में पढ़ लेती थी। स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीम्स अगर जो भी नहीं नई निकली होती हैं वो आपको बहुत पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बारे में अक्सर वो आपका ओपिनियन मेंस में पूछ लेते हैं, या फिर आपका जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में भी कई दफ़ा उसके बारे में आ जाता है। तो इसलिए आपको ये जो वेबसाइट्स हैं, इनकी मंत्रालय की जो वेबसाइटें हैं, उनको आपको रेफ़र करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। मुझे लगता है कि जर्नी आप इतना इस वेरी इट्स नॉट इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई थॉट, मेरे को ये पता था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। उन दिनों बहुत पॉपुलर फील्ड था, और मुझे ये था कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है। एंड बोथ ऑफ माय पेरेंट्स वर वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो उनकी तरफ से मुझे मोटिवेशन थी कि आप गवर्नमेंट सेक्टर को प्रेफर करें, क्योंकि मैं कंट्री से बाहर नहीं जाना चाहती थी, मैं यहीं पर काम करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने पहला प्रेफर्ड फील्ड अपना ये रखा, यूपीएससी रखा, क्योंकि मेरा एक ये क्राइटेरिया था, बेंचमार्क ये था कि मैं यूपीएससी से स्टार्ट करूँगी, तो जाके मैं फिर अगर मान लीजिए कि यूपीएससी में मेरी तैयारी नहीं हो पाई, या मैं किसी तरह से को एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाई, तो मैं दूसरे नीचे के ऑप्शंस पर ट्राई करूँगी, जैसे एसएससी या फिर पीसीएस, और भी जो आपके बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मुझे लगता है अगर टफेस्ट पैरामीटर अगर आप ट्राई करते हैं, आप उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो नीचे के पैरामीटर्स थोड़े इजी आपके लिए हो जाते हैं। तो ये मेरी जर्नी रही है। प्रीलिम्स और ये प्रीलिम्स की कैसी तैयारी करें, ऐसे काफ़ी लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, दिस इज़ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी, हमारा टाइम बहुत पुराना टाइम था। आई थिंक 7-8 इट्स ऑलरेडी बीन 2016 से अब 8 ईयर्स हो गए हैं, तो 7 ईयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो 8 ईयर्स होने को हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है आपका, वो करंट अफेयर्स ज़्यादा फोकस्ड है। तो करंट अफेयर्स जो आपका है वो आपको 2 साल तक तैयार करना होता है। ऐसे मैंने नए जो लोग अभी अभी एंटर हुए हैं सर्विसेज में, ऐसा मैंने उनसे सुना है कि उन्होंने एटलीस्ट जब आप तैयारी कर रहे हैं जिस भी ईयर में, तो उससे प्रिसीडिंग 2 साल पहले और उस साल का आपको तैयार करना होता है करंट अफेयर्स। तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल पेपर पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड आ रहा है। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मुझे नहीं पता, हम लोग शंकर करके एक हमारी रिटन नोट्स आते थे, एक हम वो भी रेफ़र करते थे, कई बार टॉपिक के भी नोट्स हम रेफ़र करते थे अगर से उन्होंने कोई अलग से इकोलॉजी का निकाला हो। और आईसीएसई बोर्ड के हमने एनवायरनमेंट के चैप्टर्स पढ़े थे। जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ आईसीएसई की होती है क्लास 11-12 की, कभी कभी 9-10 की भी, हमने वो पढ़ा था इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस टाइम। आप देख रहे हैं कि मैं हिमाचल काडर में हूँ, डिसास्टर बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है और बहुत जगह आपदा आ रही हैं, डिसास्टर आ रहे हैं। तो इस साल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मुझे लगता है कि अब हाँ, मतलब अगले साल जो पेपर आएगा उसमें डिसास्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके सराउंडिंग में हैपनिंग हो रही है प्रीलिम्स के
बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को प्रिपेयर करके जाएं। अगर आप देख रहे हैं कि भाई रिसेशन आ रहा है, या आप देख रहे हैं कि डिसास्टर आया हुआ है, या कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में आया हुआ है, तो ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। करंट अफेयर्स के बेसिस में आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई क्या किस समय क्या हुआ था। और चंद्रयान का जैसे मिशन अभी चल रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में A to Z आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो ये जो है, आपने प्रीलिम्स के लिए, जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ओल्ड टाइम था। मैं बस इतना कहूँगी कि बुक्स आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स तो वैसे ही आपको पता चल जाता है। सबसे पहले अगर आप शुरू कर रहे हैं, यू आर अ बिगनर, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले है कि आप सिलेबस की पढ़ाई करें। सिलेबस बहुत अपने आप में लेंदी है। सिलेबस आप जब तक रटेंगे नहीं कि पेपर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको समझ नहीं आएगा। तो जो आपका जो प्रीलिम्स है, पेपर 1, पेपर 2 और मेंस के जितने भी पेपर, पहले सबसे पहले आप सिलेबस पढ़ें, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो आधी आपकी मेंस की भी तैयारी उसमें होती रहती है। ये जो मेंटल वाले क्वेश्चन है ना, एंजाइटी रिलेटेड, वो मैं लास्ट में एड्रेस करूंगी। सबसे पहले मैं आपको तैयारी के बारे में ब्रीफ दे देती हूँ, उसके बाद फिर आप अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन में दे दें। और अपने बारे में भी मुझे लगता है मुझे लास्ट में बताना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि इस सेशन के थ्रू मैं थोड़ा सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके लूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप तैयारी तो करते हैं, लेकिन एक बार आप क्वालिफाई कर लेते हैं एग्ज़ाम, तो बहुत चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, बहुत सिचुएशंस अलग हो जाती हैं। तो इस वजह से जो आप फेस करोगे जॉब में आके, में बैठ के जिसे कहते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ पढ़ाई करनी है, जैसा भी करना है। तो मेरा जो मेन आपको एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि आप पेपर की रिक्वायरमेंट को समझिए। पेपर की रिक्वायरमेंट आपसे क्या है, मतलब तभी मैं बोल रही हूँ कि आप इसको, सिलेबस को सबसे पहले पढ़ें। कुछ भी शुरू करने से पहले आपको सिलेबस को देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या चाह रहा है। उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे कि उससे रिलेटेड क्या। आप पहले अपना बैठिए, सिलेबस देखिए, सिलेबस के हिसाब से आप देखिए कि आपको सिलेबस से अब कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। अगर आपने प्रीलिम्स पेपर 1 देखा है तो जनरल स्टडीज़ में कौन कौन सी किताब, उसकी लिस्ट बनाइए। और पेपर 2 में तो CSAT ही होता है, वो तो जनरली एप्टीट्यूड तैयार करते हैं, वो क्वालिफाई हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी। बट अगर किसी की मैथमेटिक्स वीक है या किसी की रीजनिंग वीक है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। CSAT के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगी कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या आप घर बैठ के भी एप्टीट्यूड के जो आपके ये होते हैं, किताबें होती हैं जो आती हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनको आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन दी इंडिविजुअल। मैं हमेशा अकेले से नहीं कर पाती थी, तो ये होता था कि अकेले से ना करने की वजह से मैं पहले किताबों का सहारा ले लेती थी, या मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेती थी। दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टाइम में विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी। अब मुझे नहीं पता, अभी काफ़ी सारी कोचिंग सब और भी खुल गई हैं। तो जहाँ भी आप हैं वहाँ पर आप उसको एनालाइज करिए कि कौन सी कोचिंग आपके लिए अच्छी रहेगी टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो करंट अफेयर्स मैं बोलूँगी, आपको रेकमेंड करूँगी कि करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और CSAT अगर आपका वीक है, जनरली लोग कर लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो CSAT अगर आपका वीक है तो आप उसके लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रीलिम्स के लिए मैं इतना ही बोलूँगी। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई बुक्स अगर आपने मुझसे पूछनी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि बुक्स मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता हुआ है। NCERTs आपको पढ़नी होती हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि 11-12 की आपको ICSE बोर्ड की किताब पढ़ेंगे तो ज़्यादा उससे नॉलेज आपको प्राप्त होगी, क्योंकि कई बार ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो आपको CBSE में नहीं मिलेंगी, ICSE में मिलेंगी। और साथ ही इकोनॉमिक्स आप NCERT से ही पढ़ सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आप देखो तो वो बहुत ट्रिकी आते हैं, वो 1 लाइनर्स नहीं आते। ऐसा आ जाएगा कि आइदर A और B इज़ ट्रू, और ओनली A इज़ ट्रू, और B और C और D इज़ ट्रू। तो ऐसे केस में इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली आप उनकी तैयारी करो, मतलब बेसिक आपकी जो आइडियोलॉजी, जो इकोनॉमिक्स की आइडियोलॉजी है बेसिक, वो आपको तैयार करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप सिर्फ इकोनॉमिक्स के करंट में मत रहिए कि मतलब जो बिजनेस न्यूज़ में आता रहता है कि हाँ भाई रिसेशन हो रहा है, ये हो रहा है, और अभी क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में जो भी मतलब इकोनॉमी में चल रहा है। अगर से आप देखोगे कि मतलब चाइना की इकोनॉमी डाउन जा रही है, US की इकोनॉमी डाउन जा रही है, पर इंडिया की इकोनॉमी फिर भी कंपैरेटिवली बेटर कर रही है। तो ऐसे में आपको सिर्फ करंट अफेयर्स में नहीं जाना है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं, क्योंकि कई बार उससे क्वेश्चन आ जाते हैं।
ये तो आपका रहा प्रीलिम्स का। उसके मेंस की ऐसे की तैयारी आपकी साथ साथ होती रहती है, जैसे आप तैयार करते रहते हो। तो नेम जो लबासना के बारे में आप बाद में सोचना नीलम। लबासना जब आप क्वालिफाई कर लोगे, कम छुट्टी मिलती है लबासना में, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर छुट्टी देते हैं, लेकिन कभी अगर बिल्कुल ही आपको रिक्वायर्ड हो तो तब छुट्टी मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको छुट्टी नहीं देंगे, लेकिन बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में वहाँ छुट्टी मिलती है। जो तैयारी कर रहे हैं, मैं एक दो क्वेश्चंस ले रही हूँ यहाँ पर। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ, करंट अफेयर्स कब से तैयारी शुरू करूँ, चांदनी। तो देखो चांदनी, मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि आप पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, क्योंकि ग्रेजुएशन के मार्क्स अगर आपके ठीक नहीं आएंगे ना, तो उससे इंटरव्यू इंटरव्यू में फ़र्क पड़ जाता है। तो इट्स बेटर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन फर्स्ट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू अपियर इन दिस एग्जाम। तो आपको ग्रेजुएट तो होना ही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो लोग बंदे हैं वो साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्ट करते हैं वो लोग जनरली, जैसे मैंने ये किया था कि सोशोलॉजी मेरा ऑप्शन था, तो मैंने आई होप मैं फिर से आपको ऑडिबल हूँ। हाँ, ठीक है। तो मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ कि मैं यही बोल रही थी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप तैयारी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप उसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। पर ग्रेजुएशन मेरे रिकमेंडेशन में आपको पूरी करनी चाहिए। यू शुड कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, यू शुड नॉट क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप ग्रेजुएशन के बीचों बीच अगर उसकी तैयारी करते हैं तो दोनों ही चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो यू शुडंट डू डैट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना ग्रेजुएशन भी यूपीएससी के आधार पे चलते हैं, जैसे कई लोग पॉलिटी ऑप्ट कर लेते हैं, कई लोग पॉल साइंस ऑनर्स, जैसे मैं बोल रही हूँ, पॉल साइंस ऑनर्स कोर्स ही उनका इस तरह से अडेप्टेड होता है कि वो यूपीएससी के लिए ही तैयारी करेंगे। तो अगर इस तरह से आपने करना है तो आप ऐसा कोर्स ले सकते हो जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में काम करे। तो ये आप कर सकते हो ग्रेजुएशन में। तो जो जहाँ तक सवाल मीडियम का है, जैसे मीडियम के भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, जिस मीडियम में आप स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब जो जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ अच्छी है, आप उसमें अपियर करें। हिंदी इंग्लिश आप बाकायदा अपनी लोकल लैंग्वेज में भी पेपर दे सकते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश में होल्ड अच्छी है तो अच्छी बात है, अगर हिंदी में आपकी होल्ड अच्छी है तो आप हिंदी में दे सकते हैं पेपर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपको वर्ड्स प्रॉपर आने चाहिए, आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आप एक्सप्रेसिव होने चाहिए पेपर में, क्योंकि एग्जामिनर यही देखेगा कि आपने क्या लिखा है, आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, उसमें मिस्टेक्स कम से कम होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो आपका रीडेबल, मतलब ब्यूटीफुली रीडेबल आंसर होना चाहिए। अगर से आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे या फिर राइटिंग अच्छी नहीं बनाओगे तो एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पेपर को मार्क करना। तो इन सब चीज़ों में भी साथ साथ काम करो। और मीडियम आप हिंदी में बेशक दे सकते हो, लेकिन हिंदी को इम्प्रूव करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आपको हिंदी भी पार्टली आती है और इंग्लिश भी पार्टली आती है। दिस इज नॉट डन। यू विल हैव टू हैव मास्टरी ओवर द लैंग्वेज विच यू आर यूजिंग एज योर मीडियम। जो भी मीडियम, हिंदी या इंग्लिश हो या आपकी लोकल लैंग्वेज हो, आपको प्रॉपरली उस लैंग्वेज की पकड़ होनी चाहिए ताकि आप अपने आंसर्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सको। दैट इज़ द होल पॉइंट। उसके अलावा मीडियम इतना कोई वो नहीं है, इट्स नॉट एन इशू। मेंस आपके देखिए, ऐसे की जो तैयारी है आपके, आजकल शायद दो ऐसे आते हैं, तो ऐसे की तैयारी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस तरह से आप पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ते हो तो उसमें जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो या जो भी आप ये पढ़ाई कर रहे हो, क्या कहते हैं, जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो या जो भी चैप्टर्स आप कवर कर रहे हो, सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, तो कोशिश करो कि अगर कोई कोट अच्छा आपको मिल गया है तो आप उसको अलग से एक ऐसे के लिए एक वो बना लो, डायरी बना लो, उसमें आप नोट करते रहो कि क्या क्या कोट अच्छे हैं। या अगर आपको कोई फ्लो चार्ट बहुत अच्छा मिला है तो आप उसको लिख लो। या फिर अगर आपको कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट नए मिले हैं या जो आपको लगता है कि जो आप ऐसे के उसमें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिसमें आप अपने एवरी आइडिया आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ऐसे में ऐसा नहीं होता है ऐसे कि आपका एक टॉपिक आ गया तो आपको उसी के बारे में लिखना होता है। ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे अपनी रिक्वायर्ड नॉलेज जो आपके पास ऑलरेडी है या जो आपको याद है, जो आपने जिसके नोट्स बनाए थे, वो आपको किस तरह से उस ऐसे में इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो हमेशा ऐसे या तो सोशल इश्यूज़ पे होता है, या बहुत ही अगर पर्टिकुलर आ गया तो इकोनॉमिक या इन्वायरमेंट या फिर किसी बिल्कुल फिलोसफिकल थॉट से रिलेटेड होगा। मतलब जनरली कभी कभी बहुत फिलोसफिकल ऐसे आ जाते हैं, तो उसमें तो बिल्कुल आप फ्रीली अपने थॉट इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप उसमें बहुत अच्छी इंटरलिंकेज बनाओ और अपने आंसर को थोड़ा
ऐसे को आपने थोड़ा-सा बहुत अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है बेसिकली। अगर आपने ऐसा लिखा है कि स्ट्रक्चर आपने फ़ॉलो किया है, आपने इंटरलिंकेजेस करी हैं और आपने लास्ट के ऐसे में एक ऐसा मैसेज छोड़ा है जो बहुत इम्पैक्टफुल है, या आपने अगर ऐसा कोई कोई सोसाइटल क्वेश्चन है तो आपने उसका सॉल्यूशन बताया है कि आप उसको कैसे करना चाहोगे, तो ऐसे-ऐसे बहुत अच्छे माने जाते हैं। मेरे ऐसे में भी बहुत अच्छे नंबर आए थे क्योंकि मैंने ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से फ़ॉलो करी थी कि आप स्ट्रक्चरली चलो, जो आपने ब्लूप्रिंट्स जैसे आप बनाते हो पहले, और फिर उसके बाद आपको टाइम भी डिवाइड करना होता है दोनों ऐसे के बीच में, तो आपका टाइम भी ऐसा होना चाहिए कि होता यूँ है कि पहले ऐसे में लोग ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और दूसरे ऐसे में फिर कम टाइम बचता है, तो वो फिर ख़राब हो जाता है पूरी तरीके से। तो ऐसे नहीं करना है, आपने दोनों ऐसे के लिए आपने टाइम बांटना है। तो इसलिए ऐसे की तैयारी आपकी साथ साथ होती रहेगी, जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे हो, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, तो मेरी मेरी एडवाइस ये रहेगी, रिकमेंडेशन, कि आप जो भी पढ़ रहे हो ऐसे के लिए एक अलग नोट बना के आप उसमें कुछ भी आपको जैसे अच्छा लग रहा है, इम्पैक्टफुल लग रहा है, कोई कोट है, कोई फ्लो चार्ट है, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, या आपको लगता है कि मतलब इंट्यूशन भी कई बार काम कर जाते हैं, तो उसमें आपको लगता है कि ये सारी चीज़ हमारे को हेल्पफुल हो सकती है, आप उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा मिलता है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्लो चार्ट ऐसे अलग से बना के रखे थे जिनको मैंने इनकॉर्पोरेट किया था। कुछ डायग्राम, कई लोग ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं तो वो डायग्राम्स बना देते हैं, कई लोग टेबल बना देते हैं तो टेबल इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, कई लोग को याद रह जाती हैं चीज़ें, जैसे डेटा फिगर्स है उनको वो भी याद रह जाता है तो वो भी इंकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं ऐसे में, कि आपका ऐसे बाकी लोगों से कितना डिफरेंट है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर ऐसे की लैंग्वेज आप इतनी ब्यूटीफुल रखो, इतनी प्रिटी रखो कि पढ़ने वाले को मज़ा आ जाए। जैसे आप अखबारों में पढ़ते हो, तो अगर आप अखबारों में देखोगे तो मतलब कई बार आर्टिकल इतने अच्छे होते हैं कि बहुत इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं हमारे दिमाग में, तो वैसा ऐसे होना चाहिए। अगर से आपको बिल्कुल थियोरेटिकल लिखना है, या आपने उसमें अगर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी है, तो आपकी लैंग्वेज उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो लैंग्वेज की पकड़ ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेंस के जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए मैं यही एडवाइस करूंगी, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, कि पहले आप अपनी किताबें आइडेंटिफाई करो। अब देखो, किताबें तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि आप हर एक किताब पढ़ो, आइडेंटिफाई करके रख लो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिएगा आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है, आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, तो आप ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपकी मेमोरी पावर नहीं अच्छी है तो इस बेटर कि आप एक या दो बुक्स लेके उसी को रिवाइज करो। क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर आप भूल जाते हो एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है जब आप वहाँ लिखते हो। जिन लोगों ने भी मेंस फेस किया है, आई एम श्योर कि वो मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हैं कि 3 घंटे का एग्जाम आपको लिखना होता है, पेन आप उठा भी नहीं सकते, आपको पूरी तरह से मतलब एक एक आंसर आपको फिलअप करना है। आप उसमें ये नहीं कर सकते कि थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते सोचने समझने में। आप कई बार ब्लैंक हो जाते हो तो उसमें आपको अपने आप को एकदम से समेटना पड़ता है कि अब क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो वो स्थिति ना पैदा हो, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज करो। तो उसके लिए मेरी ये एडवाइस रहेगी कि अगर से आपका कोई वीक टॉपिक है तो वीक टॉपिक के लिए आप नोट्स बनाएं। नोट्स ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ लिखो, ऐसी चीज़ें लिखो जो आपको याद रहें। कई लोग शॉर्ट फॉर्म्स बना लेते हैं, कई लोग सिर्फ टर्मिनोलॉजीज लिख, कई लोग सिर्फ हेडिंग लिख लेते हैं। तो ऐसे करके अगर आप बिल्कुल ही नहीं याद रख पा रहे हो तो बेटर यू प्रिपेयर नोट्स, और नोट्स भी सिनॉप्टिक नोट्स जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स। छोटा मत लिखो, बड़ा लिखो, अच्छा प्रॉपर लिखो, क्योंकि छोटा छोटा जब आपको दिखेगा नहीं तो वो रिवीजन के टाइम पे इरिटेट करता है। तो आप प्रॉपर अपनी नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखो। और एग्जाम में भी आपको बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग बनानी है, छोटी हैंड राइटिंग नहीं बनानी है। कई बार एग्जामिनर्स बहुत ओल्ड होते हैं तो वो छोटी छोटी हैंड राइटिंग नहीं देख पाते हैं। मेरे को याद है कि मेरे साथ में जो तैयारी करने वाले लोग थे, डॉक्टर्स खासकर, उनकी राइटिंग इतनी खराब होती थी कि उनको मार्क्स ही नहीं मिलते थे टेस्ट सीरीज में से। वैसे उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता था, लेकिन क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं होती थी, वो समझ नहीं आता था, तो उनको मार्क्स नहीं मिलते थे। तो बात ये है कि अब आपने ऐसे तो मैंने आपको बता दिया है। मेंस में जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो आप पहले, सबसे पहले सिलेबस पढ़ के आप अपनी बुक्स एनालाइज करो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जो बुक आपको इजी लग रही है उसको पहले पढ़ो, और जो बुक आपको डिफिकल्ट लग रही है वो उसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स आप ले सकते हो, हर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मस्ट है, जो कंपलसरी है, वो एनसीईआरटीज। और जो भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको इकोलॉजी इकोनॉमी के बताए, इकोनॉमी में भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। इनफैक्ट आईसीएसई की किताबें भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उससे कवरेज हो जाती है।
जो चीज़ें वहाँ छूट रही हैं वो आपकी वहाँ पर कवर हो जाती हैं। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए तो करंट अफेयर्स बहुत मस्ट है, उसके अगर कोई भी करंट अफेयर्स आपको ऐसा टॉपिक देता है तो उसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस आपको मृणाल भी बता देगा। मृणाल ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, तो ऑनलाइन आप उसको रेफर कर सकते हो। मेरे टाइम पे मैंने उसको किया था। अब मुझे नहीं पता कि इस समय कौन कौन से वो आए हैं। तो ये मैं बोलूँगी कि ऑप्शनल के लिए। अ, फिर आपके मेंस आपके जो आपके रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, तो सिलेबस पढ़ के आपको उसको पढ़ना है। मेंस ऑप्शनल की जो तैयारी है वो मैं बोलूँगी कि उसके लिए आपको बहुत रिगरसली और रिलीजियसली तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शनल के मार्क्स अगर आपके कम होते हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने आप को इंटरव्यू की लिस्ट में लाना। आपके जो दो मेन सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे और ऑप्शनल, अगर इनमें आपके नंबर कम आते हैं तो आपके लिए लिस्ट में आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आप जो भी ऑप्शनल चूज़ कर रहे हो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट मत करिए या किसी अपने पीयर प्रेशर में या ऐसे किसी प्रेशर में कि जो आपको लगता है कि अभी इसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन आपकी उसकी पकड़ अच्छी नहीं है। आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट किया है, उसमें आपके अच्छे नंबर आए हैं या आपने मतलब इंटरेस्ट है आपका उस सब्जेक्ट में, तो आप तभी उसको ऑप्ट करिए। नहीं तो होता क्या है कि इतना इतना वास्ट होता है सब्जेक्ट कि आप उसकी तैयारी इस तरह से नहीं कर पाते। विदाउट इंटरेस्ट तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते ऑप्शनल की तैयारी। तो एक ही ऑप्शनल है, उसको बहुत रिलीजियसली आप चूज़ करिए और उसमें तैयारी भी रिलीजियसली करिए। देखिए अपने आप को, देखिए कि आप उसमें कितना परफॉर्म कर लोगे, कितना आपको वो सब्जेक्ट समझ में आएगा। अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके उस डिक्शनरी में नहीं है, अगर आप नहीं समझ पाते हो टेक्निकल सब्जेक्ट, तो आप बिल्कुल ऑप्ट ना करें मैथ्स या फिर इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट। आप ऑप्ट करें, अगर थियोरेटिकली आप थियोरेटिकली परफॉर्म कर सकते हैं तो सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो। ज्योग्राफी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, लेकिन ज्योग्राफी में भी काफ़ी चीज़ें कभी कभी टेक्निकल होती हैं, तो अगर आप उसको समझ सकते हो, फिजिक्स बहुत होता है उसमें बेसिकली समझने के लिए, तो अगर वो आप समझ सकते हो तो आप तभी ज्योग्राफी ऑप्ट करें। तो ये है कि ऑप्शनल की जो चॉइस है वो आपको बहुत तरीके से करनी है, नहीं तो ऑप्शनल की तैयारी आप ढंग से नहीं कर पाओगे। और ऑप्शनल की जो मेरी स्ट्रैटेजी थी तैयार करने की वो ये थी कि मैंने उसके भी नोट्स बनाए थे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रिवीजन करना, बहुत लेंदी हो जाता है, एक दिन पहले रिवीजन हो नहीं पाती है। तो या तो आप अंडरलाइनिंग करो या फिर सिनॉप्टिक नोट्स तैयार करो। आपकी एक वर्ल्ड वाली कॉन्सेप्ट होगी और एक इंडियन साइड वाली होगी। जैसे मैंने सोशोलॉजी लिया था तो एक वर्ल्ड सोशोलॉजी पार्ट 1 एंड इंडियन सोशोलॉजी पार्ट 2। तो आपको दोनों ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, पर इंडियन वाले की अच्छी बात ये होती है कि आप वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट इंडियन में लगा सकते हो। तो सोशोलॉजी के लिए तो मैंने ये किया था कि मैंने वर्ल्ड सोशोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार किया था। मैंने पूरे 6 महीने दिए थे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को। तो इसलिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को बहुत टाइम देना है, और ऐसे की आपने जो तैयारी करनी है वो आपने प्रैक्टिस कर करके करनी है। तो उसके लिए भी मेरी एडवाइस तो आपको ये रहेगी कि आप या तो खुद, अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी प्रैक्टिस, लेकिन इवैल्यूएशन के तौर पे थोड़ा सा ये हो जाता है कि अगर आप टॉपर्स से अपने पेपर चेक करवा सकते हो तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। खुद अगर आप लिखोगे, अकेले बैठ के लिखोगे, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही। तो या तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो ऐसे के लिए, या फिर आप टॉपर्स से अपने पेपर्स एवेलुएट करा सकते हो कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं। इस तरीके की ऐसे हमें लिखनी होती है, क्योंकि आगे जाके जब आप ऑफिसर बन जाओगे तो कितनी दफ़ा आपको मन करेगा किताब लिखने का भी, या आपको मन, आप बहुत सारे ऐसे जो लॉज एंड रूल्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो वो भी मतलब इतने डिटेल में होते हैं कि आपको बहुत आवर्स नॉलेज चाहिए उनको पढ़ने के लिए। तो इस वजह से मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे के लिए आप जितना रीडिंग कर सकते हो उतना करो, उससे आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होती है, आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है, और आपकी साथ साथ नॉलेज भी बढ़ती रहती है। तो ऐसे और ऑप्शनल जो है आपका, उसकी तैयारी आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपके मार्क्स इंश्योर्ड रहें। तो आजकल एथिक्स का पेपर भी बहुत ट्रिकी आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा कम गाइड कर पाऊंगी, क्योंकि एथिक्स मेरे भी बहुत कम नंबर आए थे। मैंने जो कि कोचिंग भी ज्वाइन करी थी, अलग से मॉड्यूल ज्वाइन किया था मैंने एथिक्स के पेपर का। पर एथिक्स के पेपर के लिए आप लेटेस्ट ट्रेंड देखें कि एथिक्स का पेपर भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ऐसे एंटर करें जिनको एथिकल नॉलेज ज़्यादा, उनके एथिक्स ज़्यादा इंग्रेंड हो।
क्योंकि आप देख ही रहे हो कि मतलब सर्विसेज में जिस तरीके की कंडीशंस हैं और ये है, तो एथिक्स आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है, क्योंकि जब भी आप डिसीजन लेते हो तो एथिकल मॉरल वैल्यूज आपकी क्या है, तो ये रिफ्लेक्ट करने के लिए एथिक्स का पेपर बनाया गया है। तो एथिक्स के पेपर में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, तो उसका आप देखना कि ट्रेंड क्या चल रहा है, टॉपर्स अपने नोट्स अगर उनके मार्केट में उपलब्ध है तो आप उनके नोट्स चेक करो, क्योंकि एथिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत कंटेम्प्रेरी तरीके से तैयार करना पड़ेगा, आप उसमें पुरानी चीज़ों से नहीं चल सकते, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो आप लेटेस्ट अगर टॉपर्स ने जो जो उसमें जिस तरह से तैयारी करी है, आप उनके अलग से वो जाके देखो, जो उनके सेशंस हैं आप उनको सकते हो, नहीं तो जो उनके नोट्स अगर मार्केट में अवेलेबल हैं तो आप उसको चेक कर सकते हो। रिगार्डिंग इंटरव्यू पर्सनालिटी, ओके, इंटरव्यू पर्सनालिटी भी बहुत ट्रिकी आपका टेस्ट होता है। उस दिन बहुत नर्वसनेस होती है, तो इंटरव्यू में अगर आप पहुंच गए हैं तो इंटरव्यू की जो तैयारी है वो तो आपने बहुत रिलैक्स वे में करनी है, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, आप ये समझ लीजिए कि हर टॉपर यही कहता है या हर सिलेक्टेड कैंडिडेट यही कहता है कि इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट्स द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, टोटली ऑन योर पर्सनैलिटी, आप किस तरह से आंसर दे रहे हो, आपका डेमिनोर क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप बैठे कैसे हो, आपकी पर्सनालिटी उसी में रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब आपने किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज मेंटेन किया हुआ है, आपके बोलने का अंदाज कैसा है, आप बहुत लाउड तो नहीं हो, आप काम हो या नहीं हो, या आप ओवर एक्साइटेड हो क्या हो, तो ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में एनालाइज होती हैं। तो थोड़ा बहुत तो आपकी जो बेसिक करंट अफेयर्स की तैयारी होती है वो तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ के तैयार कर लेनी है, बाकी आपने डैफ को बहुत अच्छे से एनालाइज करके चलना है, जो भी आप इंफॉर्मेशन डैफ में भरोगे वो सब पूछी जाएगी वहाँ पर, वो कुछ भी उठा के उसमें से पूछ सकते हैं, जो आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हो जब आप मेंस की तैयारी करते हो, तो जिस समय मेंस का फॉर्म जब आप प्रीलिम से सिलेक्ट हो जाते हो तो डैफ आपको भरना होता है, तो उसको बहुत केयरफुली आप भरो, उसमें जो भी चीज़ें आप लिखते हो, हॉबी हो, कुछ भी हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका बैकग्राउंड, आपका नाम का मतलब, और आपका माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल वो वहाँ पर पूछ लेते हैं डैफ से रिलेटेड, तो जो भी आप अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भर रहे हो दैट इज़ समथिंग आपको बहुत केयरफुली उसको भरना है। तो पूरा आपका इंटरव्यूज डैफ से रिलेटेड है, आप कहाँ के रहने वाले हो वो उसके बारे में सवाल पूछ लेंगे। तो अगर आप मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट शहर से आते हो, जैसे कि अगर भोपाल के किसी इलाके से आप आते हो तो वहाँ की हेरिटेज और वहाँ के हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई भी मतलब हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट प्लेस से आते हो या जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट प्लेस से आते हो या माइनिंग वाइनिंग के एरिया से आते हो या फिर जहाँ पर कोई मिनरल इंपॉर्टेंट है, तो वो सब चीज़ें पढ़ के जाओ, क्योंकि जहाँ डैफ में जो भी चीज़ आप भरोगे उससे एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए इन डेप्थ। और स्पेशली इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को अपना जो भी फील्ड उनका था, चाहे फिर वो आपका सिविल इंजीनियरिंग हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, तो उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि इंजीनियर्स को वो लोग ग्रिल करते हैं और डॉक्टर्स को भी ग्रिल किया जाता है अक्सर, उनके जो फील्ड जो स्टडी उन्होंने करी होती है, तो जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं उनको मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लोग अपनी फील्ड की अच्छी सी अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि कई बार उससे सवाल आ जाते हैं, डिपेंड करता है कि उनका फोकस कहाँ जा रहा है, कई बार वो आपके डैफ से ही इतने इंप्रेस होते हैं कि वो पूरी तरह से डैफ में फोकस हो जाते हैं, कई बार वो आपको पूरी तरह से आपके फील्ड आपके ग्रेजुएशन फील्ड पे ग्रिल कर देते हैं। तो और ये अप्लाई करता है उनके लिए भी जो बीए और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और बाकी के जो ग्रेजुएट्स हैं आर्ट्स वगैरह, तो उसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अगर आर्ट भी टेक्निकली आर्ट भी आपका सब्जेक्ट है तो उसके बारे में भी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो वो सब आप पढ़ के जाएँ। इसके अलावा मैं बोलूँगी कि इंटरव्यू पर्सनालिटी का मैं कवर कर चुकी हूँ, उसमें आपको करंट अफेयर्स तो बेसिकली डाफ आपने फॉलो करना है और अपनी पर्सनालिटी पर वर्क करिए, अपना बोलने का जो तरीका आपका है आप उसको किस तरह से बोल रहे हो, और अपनी थोड़ी वॉल्यूम आपकी कैसी चल रही है, बहुत लाउड तो नहीं हो, आप बैठे कैसे हो, अपना पोस्चर पे काम करो, लोगों से इंटरेक्ट करो, बाहर जाके मिलो, सीनियर ऑफिसर से जाके मिल सकते हो। देखो इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो आपका डेमिनोर चेक करते हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी में आप केपेबल हो परफॉर्म करने के लिए या नहीं हो, अगर आप इंटरैक्टिव नहीं हो, अगर आप वोकल नहीं हो, अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, अगर आप पोलाइट और रिस्पेक्टफुल नहीं हो, तो फिर वो आपको या तो मार्क्स कम मिलेंगे
या फिर वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो मतलब जनरली बहुत कम मार्क्स मिल जाते हैं जब आपका सिर्फ पोस्चर की वजह से भी मैंने सुना है कि लोगों का, अगर लोग ऐसे स्लाउच करके बैठे हुए हैं या कंधे उन्होंने झुका रखे हैं या फिर उन्होंने तरीके से जवाब नहीं दिया, थकी हुई हालत में जवाब दिया है या फिर वो इरिटेटेड जवाब दे रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि इंसान को इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि वो उसकी फ्रस्ट्रेशन उसके आंसर्स में झलकने लगती है। तो वो सब आपने नहीं करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके अलावा बुक लिस्ट देखिए, अब क्योंकि हम वी आर वेरी ओल्ड लॉट नाउ, आई थिंक आपको नए सिरे से बुक लिस्ट बनानी चाहिए। तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप टॉपर्स के थोड़े से जो भी लेटेस्ट टॉपर्स हैं, मतलब 21 22 के, उनके आप वीडियोस देख के एक बुक लिस्ट आप तैयार कर लें। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारी बुक्स पढ़ें। जो इंपॉर्टेंट है वो तो आप पढ़ें ही पढ़ें। अगर आपको +1 एडिशन करना है तो वो आप देखें कि कौन सी किताब आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी। कोई ज़रूरी नहीं है जो बेसिक चल रहा है जैसे एनसीईआरटीज़ और जो आप पॉलिटी की किताब पढ़ते हो लक्ष्मीकांत, और उसके अलावा अगर आप एक दो बुक्स उसमें और ऐड ऑन करना चाहते हो तो उससे ज़्यादा इट्स नॉट नेसेसरी। बट अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो कि इतनी रिटेनिंग कैपेसिटी है, तभी आप और बुक्स एडिशन करें। तो सबसे पहले सिलेबस से बैठ के आप अपने हर एक जो पेपर है, पेपर की बुक लिस्ट तैयार करें खुद के लिए, क्योंकि अब वो लेटेस्ट आपको तैयार करनी पड़ेगी। उसके बारे में मैं भी थोड़ा कम जानती हूँ, क्योंकि सर्विस में एंटर करने के बाद तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी बुक्स चल रही है। तो आप वो अपडेटेड अपने लिए बनाएं। आंसर राइटिंग की तैयारी के लिए मैं पहले भी, जैसे ऐसे की आप तैयारी करते हो वैसे ही आंसर राइटिंग की आपको तैयारी करनी है। समझ लीजिए कि हर एक आंसर आपका एक मिनी ऐसे है। आपको उसको बहुत आर्टिकुलेटिव लिखना है, आपको उसको एक्सप्रेसिव लिखना है। और जैसा कि मैंने कहा कि लैंग्वेज की होल्ड बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हो, पर उसकी होल्ड आपकी अच्छी होनी चाहिए। उससे कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिंदी भी ऑप्ट कर रहे हो तो हिंदी की टर्मिनोलॉजीज, नए नए वर्ड्स, या फिर कोई भी वर्ड में आप मतलब रुकने नहीं चाहिए। अब जैसे कई बार यूज़, जैसे हम हिंदी में भी यूज़फुल कहते हैं, तो इस्तेमाल करना या उसका कोई अच्छा वर्ड है अगर वो आपको अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी ताकि आप आंसर्स में एक्सप्रेसिव हो पाए। नहीं तो होता क्या है कि आप रुक जाते हो, आंसर लिखने में इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। तो इस वजह से आंसर राइटिंग की जो तैयारी आपने करनी है, आपने राइटिंग अच्छी बनानी है सबसे पहले प्लीज़, क्योंकि उससे काफ़ी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप अच्छी राइटिंग बनाते हैं, स्पेस मेंटेन करके लिखते हैं, उससे एग्जामिनर वैसे ही खुश हो जाता है, वो 2 3 नंबर आपको एक्स्ट्रा दे देता है कई दफ़ा। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने राइटिंग में बहुत काम किया था अपनी, मैंने राइटिंग बहुत अच्छी बनाई थी। ऑल्दो मेरा कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन मैं आर्टिकुलेटिव थी, मैंने अपने आंसर्स कनेक्ट किए और मैंने बहुत अच्छी राइटिंग, और मैंने ग्रामेटिकल एरर्स कम किए, स्पेलिंग मिस्टेक्स कम करी, तो मेरे फिर भी ठीक ठाक नंबर आ गए थे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भाई इन सब चीज़ों में तो आप बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं ले सकते, आप बिल्कुल इनमें आप लापरवाही नहीं कर सकते। तो आंसर राइटिंग की ट्रिक यही है कि आप अपनी लैंग्वेज में होल्ड अच्छा रखें, और आप अपना जो एक्सप्रेशन है वो आपका टोटली एक्सप्रेसिव होना चाहिए। मतलब बिल्कुल पता चलना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। कहीं भी कन्फ्यूजन का स्कोप मत दिखाएं अपने आंसर्स में। अगर लगेगा कि आपने पहले कुछ लिखा था, पता चला नीचे आपने कुछ और लिख रखा है, तो वो बिल्कुल मतलब आंसर बर्बाद हो जाता है, वो फिर मार्क्स आपके कम आते हैं। तो प्रीवियस ईयर, मैंने प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चंस नहीं पढ़े थे। कोई यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की अगर बात करें तो आप पूरा लेटेस्ट करंट से तैयार करें। रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो कि पहले क्या था, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पहले का चीज़ रिपीट हुआ हो या ऑल्टरनेटिवली रिपीट हुआ जैसे कॉलेज में होता है, ऐसा कभी नहीं होता। यूपीएससी में हर बार ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो नया आ जाता है, हर बार आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उसके लिए कई बार आप नहीं प्रिपेयर्ड होते हो, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा समंदर है, हर कुछ तो आप नहीं पढ़ सकते, पर जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं वो आप अच्छे से तैयार कर सकते हो ताकि आप उसमें गलती ना करो। तो पेपर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप अपने एरर्स रिड्यूस करो। इस पेपर का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको अपने एरर्स रिड्यूस करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपने प्रॉपरली अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, आपने कोई एरर नहीं किया है, आपने कोई गलती नहीं करी, तो नेचुरली आपका नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी और आपके मार्क्स और लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएंगे। तो कभी आप ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ पढ़ना है। आपको ये करना है कि आपने अपनी नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करना है किसी तरह से। वो प्रैक्टिस से होगा और वो आपके रिवीजन से होगा कि जो भी आप पढ़ रहे हो। जैसे पॉलिटी के बहुत क्लीशेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हर बार आते रहते हैं, ज्योग्राफी के बड़े क्लीशेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, वोल्केनो से रिलेटेड, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड या मैप्स से रिलेटेड, तो वो आपको उसमें गलती नहीं करनी है। और जो लोग मैप्स में थोड़ा डिफिकल्टी वो करते हैं, तो आप वही जैसे टेबल के ऊपर आप जहाँ पढ़ाई करते हो उसके ऊपर एक आप पॉलिटिकल और एक जो पॉलिटिकल और
और फिजिकल मैप आप लगा सकते हो। फिजिकल मैप इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार वो पूछ लेते हैं कि भाई इस लेक से कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं या इस सी से कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं, तो वो सब जो मेन मेन क्वेश्चंस होते हैं ना, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपने अलग से नोट बना लेना है ताकि उसमें गलती ना हो सके। तो मैप पढ़ने का भी तरीका अलग से आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। लेकिन मेरी तरफ से जो ये तैयारी थी कि हाँ, इसमें मैप में आप देख सकते हो कि पहले किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो उसके लिए आप पहले के क्वेश्चन रेफर कर सकते हो मैप के लिए, और उसमें उसमें नोट्स बना लो क्योंकि वो तो स्टेबल ही रहते हैं। ब्लैक सी के सराउंडिंग कौन सी कंट्रीज़ है, रेड सी के सराउंडिंग कौन सी कंट्रीज़ हैं, पैसिफिक ओशन में कौन कौन से आइलैंड्स हैं, ये सब तो सब स्टेबल है, मतलब स्टैटिक है। यू कैन मेक अ नोट आउट ऑफ इट, तो आप नोट बनाओगे तो आपसे गलती होगी ही नहीं। नोट्स टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं होते, किसने बोला है? फिट एस्पिरेंट मैम, इज इट नॉर्मल दैट मेंस पर्सपेक्टिव नोट्स आर टाइम कंज्यूमिंग? देखो, ये डिपेंड करता है कि तुम कितना टाइम लेते हो। मेंस मैं जैसे मैंने बोला कि ऑप्शनल के लिए मैंने नोट्स बनाए थे क्योंकि बहुत वास्ट है, आप उसको नहीं इस तरह से नॉर्मली आप उसका रिविजन नहीं कर सकते हो, तो इसलिए क्या होता है कि आपको उसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो नोट्स आपको उसमें सिनॉप्टिकली बनाना है ताकि आपको रिवाइज करने के लिए आसान हो। इट्स नॉट दैट कि नोट्स आपको बनाने के लिए बनाने हैं, अपनी कंफर्ट के लिए आपको नोट्स बनाने हैं, जैसा कि आप उसको रिवाइज कर सको 2 दिन पहले। जैसे मेंस के लिए आपको जितना भी टाइम मिलेगा, कई बार अक्सर 2 दिन ही मिलते हैं, कई बार 4 दिन मिलते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको रिवाइज कर सको, ऐसे नोट्स आपने बनाने हैं। प्रीवियस ईयर मैंने आपको बोल दिया है, कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कोचिंग मैंने आपको पहले शुरू में भी बोला कि कोचिंग अगर आप घर से भी मैनेज कर सकते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, तो देन इज़ प्रिटी गुड, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बचते हैं, बहुत खर्चा होता है बाहर जाके रहने में और कोचिंग ज्वाइन करने में। अगर आप घर पे बैठे कर सकते हो, इतना परसिवरेंस आप में है, तो आप वो कर सकते हो। नहीं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लें, क्योंकि कई बार लोगों से घर पे पढ़ाई नहीं होती है, तो इसलिए आप अगर घर से नहीं पढ़ाई कर सकते हो, अकेले बैठ के नहीं तैयारी कर सकते हो, तो उस बेटर कि आप कोचिंग ज्वाइन करो। कई लोग कंपेटिटिव एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो अगर आपको कंपेटिटिव अप्रोच चाहिए तो आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर राइटिंग से सेम वही चीज़ कि आपको अपनी लैंग्वेज में पढ़नी चाहिए, प्रैक्टिस करो। आप अपने पेपर्स टॉपर से चेक करा सकते हो या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सारे मैंने चीज़ें आपकी कवर कर ली हैं। न्यूज़पेपर मैंने मेजरली द हिंदू पढ़ा था, और आप चाहे तो बिजनेस टाइम्स भी पढ़ सकते हो, और वैसे द हिंदू सफिशेंट है, मोर देन इनफ। यू कैन रेफर टू मैगजीन। मैगजीन आप देख सकते हो, मैगजीन योजना मैंने बोला था, और अभी लेटेस्ट अगर कोई मैगजीन ऐसी चल रही है जो आपको लगता है कि पढ़नी चाहिए तो आप वो कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन सफिशेंट है। जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट कई बार आपको सिनॉप्टिकली बना के दे देते हैं, तो वो आप तैयारी कर सकते हो। उसके लिए मैगजीन्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ये सब मेहनत खुद नहीं करना चाहते तो आप ऐसी कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो जो आपको ये सब करके ऑलरेडी दे दे, तो ताकि आपको वही सब पढ़ना पड़े। तो अक्सर वो लोग बहुत वास्ट और बहुत कॉम्प्रीहेंसिव वो बनाते हैं, तो उस केस में आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है तो ये आपको जो मेहनत है ये खुद करनी पड़ेगी, कि आपने जो मैगजीन से कंटेंट उठाना है, या आपको पेपर से जो कंटेंट उठाना है, या फिर आपको अगर कोई और सोर्स देखना है तो वो आपको अपनी कंफर्ट से देखना पड़ेगा। हर न्यूज़पेपर की लैंग्वेज, हिंदू की लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी कई लोग पढ़ते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी आप पढ़ सकते हो फॉर ओनली फॉर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़, या फिर अगर कोई करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ है। जो अवॉइड आपने करना है वो क्रिमिनल न्यूज़ या पॉलिटिकल न्यूज़ आपने अवॉइड करनी है, चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। पेपर पढ़ के धीरे धीरे 4-5 महीने में आपको समझ आने लगता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं, तो वो आपने डिसाइड करना है पेपर में कि आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं। पेपर डिपेंड्स ऑन योर टाइम, कि आप कितना टाइम किस पेपर को देना चाहते हो। जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि कितना टाइम आप देते हैं पढ़ाई के लिए। तो देखिए, टाइम तो मैं ये कहूँगी कि घंटों के हिसाब से आपको नहीं पढ़ाई करनी है, आपको कंप्लीशन के हिसाब से पढ़ाई करनी है। हर मेरे ख्याल से बाकी टॉपर्स से भी मैंने यही सुना है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वो आप कोशिश करो कि अगर आप एक दिन कोई सब्जेक्ट लेके बैठे हो, तो अगर 2 पन्ने 2 चैप्टर्स आपने उसके आज के दिन में कंप्लीट करने हैं तो वो कंप्लीट होने चाहिए। तो ऐसे करके आप पढ़ाई करें, घंटों के हिसाब से आप पढ़ाई ना करें। आपको अपना
कंप्लीशन टारगेट पे देखना है, टारगेट कितना, टारगेट आज के लिए मैंने 4 चैप्टर सोशियोलॉजी के कंप्लीट करने हैं, या आज मैंने 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के कंप्लीट करने हैं। इस तरह से आप अपना टाइम टेबल सेट करें कि टाइम टेबल बनाना भी ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार ऑथेंटिकली वो फॉलो नहीं हो पाता है। तो आप टारगेट बेस्ड चलिए, मेरे हिसाब से तो मैंने टारगेट बेस्ड स्टडी करी थी, तो आप टारगेट बेस्ड चल सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है कि आपने उससे आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि मैं इतना पोर्शन कंप्लीट कर चुका हूँ। जब पॉलिटी भी आप लेके बैठते हो तो आप कोशिश करते हो कि 10 चैप्टर मैंने आज की डेट में कंप्लीट करने हैं, या 10 चैप्टर मैं कल करूँगा, या मैंने 10-10 का लेके जाना, या कई बार चैप्टर छोटे होते हैं, तो आप उसके हिसाब से चैप्टर्स से उसको वो करो, टारगेट बनाओ। अम, अम, ये हो गया। फिर आपके और भी जो क्वेश्चंस हैं वो ये है कि मोटिवेशन, देखो मेरा तो पेरेंट्स ही मोटिवेशन थे। पेरेंट्स मेरे दोनों गवर्नमेंट जॉब थे, तो मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी थी, तो इसलिए ये मेरा मोटिवेशन था। और खुद मोटिवेट रहने के लिए बहुत, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ऐसे उतार चढ़ाव सब इस तैयारी में आते हैं, जब आप डिप्रेस हो जाते हो, कई बार बहुत टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो उसको बस करने के लिए आप कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी हमेशा अपने साथ रखो जो आपको खुश रखे। म्यूज़िक हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, या बाहर दोस्तों के साथ घूमना। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई आप पे टोल ले ले, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बैठ के आपको किसी से इंटरेक्ट भी नहीं करना है, घर बैठ के बंद दरवाजे के अंदर आपको पढ़ाई करनी है, इट्स नॉट दैट। तो ये आपने करना है कि मोटिवेशन आपको इस तरह से मिलेगी कि आप चीज़ें उसमें करें। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम आपको पढ़ाई करती रहनी है, आपने इंटरेस्ट की चीज़ें भी करना आपको पार्ट बनाना चाहिए। हर दिन आपने, अगर कोई रनिंग करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई जिम जाता है, कोई म्यूज़िक सुनता है, या आप दोस्तों से इंटरेक्ट करता है, हर कोई देखेंगे कि कोचिंग सेंटर्स में भी आई थिंक मतलब कई लोग चाय पीने भी जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करें। जो भी चीज़ों से आपको खुशी मिलती है तो वो आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका स्ट्रेस बस्टर भी है, और आपको स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए भी ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपको पढ़ाई में कभी बाधा ना बने। तो इसलिए आपको थोड़ा ये एक्टिविटीज़ करना भी ज़रूरी है, फिट भी रहें, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपना डेली रूटीन में थोड़ा व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज भी इंक्लूड करें। तो उससे क्या होगा कि आपका ये रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे और तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक मोस्टली मैंने सारी चीज़ें आपकी कवर कर ली हैं। आपने बस ये ध्यान रखना है कि पहले तो सिलेबस आपने अच्छे से तैयार करना है, और एग्ज़ाम का पैटर्न आपने समझना है। उसके लिए पीछे के क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको बस ये देखना है कि क्या चाह रही है हमसे यूपीएससी की, हमें किस तरह से अपना आंसर तैयार करना है। वो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखना चाहते हैं, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग की दृष्टि से देखिए, कि मतलब इसमें अगर ये कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मेरी नॉलेज बेस मुझे क्या अलाउ करेगी। कोई भी सोशल इश्यूज़ हैं तो उसमें जो भी नॉलेज आपकी है। और हाँ, मैं ये भी बोलूँगी, अगर कुछ किताबें अगर आप ऐसी पढ़ सकते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स ने लिखी है, उन्होंने अपने सर्विस से रिलेटेड लिखी है, उससे काफ़ी इंसाइट आपको मिल जाती है कि जब आप एसडीएम बनेंगे, या आप तहसीलदार बनेंगे, या आप बीडीओ होंगे, आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, एथिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये बहुत जानना, आप जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं कि वो कैसा इस चीज़ में करते हैं। उसके लिए एक अलग से सेशन रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो आपको पेपर में भी हेल्प कर सकती हैं, कि मान लीजिए कि कोई डिसास्टर आया, जैसे डिसास्टर अभी आया है हिमाचल में, उत्तराखंड में, तो आप उसको कैसे मिटिगेट करोगे, कैसे मैनेज करोगे, आप इस पोजीशन में हो, आप इसको कैसे करोगे। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सर्विस में, कि जिससे आप उसको कर सकते हो, उसको मिटिगेट कर सकते हो। तो इसलिए कोशिश करो कि कोई ऐसी ब्यूरोक्रेट की किताब अगर जो आपको उनके सर्विस के बारे में इंसाइट दे सके, कि उन्होंने कैसे किया था, तो वो आपको वहाँ से इंसाइट मिल सके। तो आपको अगर ये पता रहेगा कि हमें जॉब में बैठ के करना क्या है, तो वो भी अक्सर पेपर में आप लिखोगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उससे। तो आपने प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह से पेपर लिखना है, और आपने एक प्रिटी ब्यूटीफुल लैंग्वेज में पेपर लिखना है, ताकि आपको नंबर भी अच्छे मिले, आर्टिकुलेटिव आप उसमें रहोगे। तो ये है। तो मैं एंड करूँगी, क्योंकि मैं एक 3 साल के बच्चे की माँ भी हूँ, और आई हैव माई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल। अगर कोई और इश्यूज़ होंगे तो मैं फिर से आपके साथ सेशन ले लूँगी। आई एम रियली सॉरी, सबका ये नहीं ले पाई। जो भी आपके कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ वो आए हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ही कर दूँ। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी, और मैं आपसे विदा लूँगी, और कभी दोबारा से हमें मौका मिले तो हम फिर से इंटरेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।